आज जिस विषय को हम लेंगे वो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का भूमिका का हम विश्लेषण कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह ब्रिटेन में वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका का अंतर पाया जाता है, उसी तरह भारतीय संविधान में भी नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तो इसी संदर्भ में हमें ये बात समझनी होगी कि राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ नहीं मिली हैं। वे जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। तो इस तरह संघ की कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यता है कि वह सदैव अपने निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करें। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में भारतीय संविधान में गिनाई गई हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वे ये हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ ये बात भी लिखी है कि कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य के अधीन या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ में इसमें एक परंतु भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का गवर्नर या किसी राज्य या संघ में मंत्री जो व्यक्ति है वो व्यक्ति, ये जो पद हैं वह लाभ के पद संविधान के अनुसार नहीं माने जाएंगे। पदावधि के बारे में जो बात कही गई है संविधान में कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपने पद पर कार्य करेगा और ये बात वह समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है और ऐसी स्थिति में वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में उसकी प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके तहत राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, वह है संविधान का अतिक्रमण। यानी इसके अलावा किसी अन्य आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पर महाभियोग चलाने के लिए एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण माना गया है और इसकी सूचना 14 दिन पहले सदन में दी जाएगी और 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षर करेंगे तब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आरंभ होगी और एक सदन अगर 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर देता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, अतएव इस पद पर वह रहने के योग्य नहीं है, तो दूसरा सदन वह उस अन्वेषण की जांच करेगा। इस हेतु वह राष्ट्रपति को बुला भी सकता है सदन में अपनी गवाही देने के लिए। और यद्यपि ऐसा नहीं है और ये माना जाए, सदन के 2/3 सदस्य ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और ऐसा संकल्प वे पारित कर देते हैं, दूसरा सदन भी, तो राष्ट्रपति उस संकल्प के पारित होने के पश्चात अपने पद पर कायम नहीं रह सकता। तो इस तरह भारतीय संविधान में जो एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है वह ये है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर ही हटाया जा सकता है और उसको मोटे तौर पे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के महाभियोग के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। तो इस तरह भारतीय संविधान में स्पष्ट राष्ट्रपति की हटाने का जो प्रक्रिया का उल्लेख है और ये बात
स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण या संविधान द्वारा निर्धारित अपनी भूमिका से बाहर जाकर कार्य नहीं करे और राष्ट्रपति पर वे सभी मर्यादाएं जारी रहें जो एक संविधान उन पर आरोपित करता है। इस तथ्य के संदर्भ में बहुत बार संविधान के लागू होने के बाद एक स्पष्ट बहस रही और स्पष्ट विमर्श ये रहा, क्या राष्ट्रपति प्रत्येक परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा अथवा नहीं। तो शुरुआती दौर में इस चीज़ को लेकर एक मतभेद थे। कई संविधानविदों का मानना था कि राष्ट्रपति को एक स्वतंत्र विवेक का अधिकार है, वे सभी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु कई संविधानविद जो यूरोप या ब्रिटेन की संसदीय प्रजातंत्र का हवाला देकर ये बात कहते थे कि राष्ट्रपति प्रत्येक परिस्थिति में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। इस हेतु ये बात, लेकिन बाद के वर्षों में ये विवाद जब ज़्यादा बढ़ा कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की द्वारा ली गई प्रत्येक सलाह को मानने के लिए बाध्य है क्या, तो इसका समाधान अंत में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, जिसके तहत ये बात कही गई कि राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिपरिषद को किसी भी चीज़ के लिए पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि पुनर्विचार करने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को वही सलाह देती है, तब राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बाध्य होगा राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद के आदेशों के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए। तो इस हेतु हमें ये बात समझना होगा कि भारत में राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिपरिषद को सिर्फ एक बार ही पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, उससे ज़्यादा बार किसी भी प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता। भारत के संवैधानिक विकास में कई बार राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग किया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर राष्ट्रपतियों ने समय समय पर पुनर्विचार की अपेक्षा की है। यद्यपि अंत में निर्णय वही होगा जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद चाहेंगे। तो इस रूप में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यद्यपि कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम नहीं करेगा। जब जैसे संविधान का अनुच्छेद 143 ये बात कहता है कि राष्ट्रपति किन्हीं मामलों पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भी काम करेगा। तो इस हेतु ये बात हमें समझनी चाहिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख नहीं करती है, बल्कि ना के बराबर है। लेकिन पिछले 70 साल के हमारा जो संवैधानिक विकास रहा है संविधान के लागू होने के पश्चात, उसमें एक बात ये रही है कि राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक भूमिका के तहत ही काम करेंगे और अपनी संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण करने का प्रयास सामान्यतः अभी तक कोई भी राष्ट्रपति के जीवन काल में हमने ऐसा नहीं देखा है कि उन्होंने संविधान की सीमाओं का या मंत्रिपरिषद के लिए गए किसी भी निर्णय के बिल्कुल खिलाफ जाके कोई काम किया हो। यद्यपि विवाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के समय समय पर किसी प्रस्ताव के संदर्भ में या किसी सलाह के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं, परंतु ये बात माननी चाहिए कि एक लंबे संवैधानिक विकास में राष्ट्रपति सामान्यतः
मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करते रहे हैं और ये बात स्पष्ट थी कि एक संसदात्मक प्रजातंत्र होने के नाते राष्ट्रपति से ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वो कोई स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करे जब तक अति साधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो जाए। अति साधारण परिस्थितियों का उत्पन्न होने के कई आधार हैं, जैसे लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत ना मिल पाए, किसी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति का कोई सवाल उठ जाए जब लोकसभा में किसी पार्टी को, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मोटे तौर पे अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परंतु ऐसी किसी भी स्वविवेकी शक्ति का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। ये निर्धारण एक लंबे संसदीय प्रजातंत्र की एक लंबी परंपराओं से ही निर्धारित होता है और भारत में क्योंकि 70 साल का संसदीय प्रजातंत्र हम देख चुके हैं, तो हमें इस बात को कि राष्ट्रपति के पास अपनी स्वविवेक की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम अवसर प्रदान हैं और वह अवसर क्या हैं, भविष्य के जो व्याख्यान होंगे मैं उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा।